प्रिय मित्रों, आज महामना स्कूल ऑफ थॉट्स की तरफ से ये जो मौका मिला है मुझे आप लोगों से मुखातिब होने का, अपने विचार रखने का, मैं विशेष तौर पर धन्यवाद महामना स्कूल ऑफ थॉट्स के मेरे तमाम मित्रों का, जिन्होंने एक मौका दिया है मुझे कि मैं आप लोगों से अपनी बात शेयर कर सकूं, एक राय रख सकूं। इस तमाम जो अभी के जो घटनाक्रम है, मैं चाहता हूं कि मैं एक बार बहुत ही संक्षेप में उन चीज़ों का आप लोगों के साथ वर्णन करूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो हम लोगों ने, सब लोगों ने महसूस की है, ख़ास तौर से जनवरी के महीने के थोड़े देर से। दिसंबर जनवरी का वक्त था जब हम लोगों ने कोरोना के बारे में सुना और ख़ास तौर से न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम सब लोगों ने देखा उस वायरस का स्वरूप और चीन में किस तरह से इसका विस्तार हो रहा था। पर तब हमें ये बिल्कुल अनुमान नहीं था कि इतने भयानक रूप से, इतने व्यापक स्तर पर हम भारत में भी इसका अनुभव करेंगे। आज जब आप इस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, इसकी कुल संख्या 8 लाख के पार हो चुकी है। हम लोगों ने इस पूरे काल में क्या देखा, ये बड़ा ही रोचक हो सकता है एक बार सुनना, समझना। इस पूरे समय में हम लोगों ने लॉकडाउन के 4 स्टेजेस देखे, हम लोगों को अनलॉक की प्रक्रिया देखने का मौका मिला, और आज जब मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, उत्तर प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन, तो हम लोग लॉकडाउन, अनलॉकडाउन और फिर से ब्रीफ लॉकडाउन की तरफ हम मुखातिब हो चुके हैं। हम लोगों ने एक बहुत ही सक्रिय मेडिकल टीम के लोगों का कार्यकलाप देखा। हम लोगों ने पुलिस और मेडिकल टीम, इनकी एक संयुक्त टीम देखी, जिन लोगों ने काफ़ी मशक्क़त से चीज़ों को कंट्रोल में करने की कोशिश की। इन लोगों पर बहुत अटैक भी हुए। काफ़ी इस तरह की घटनाओं के बीच में अचानक एक चीज़ जो हम लोगों के सबका ध्यान अपनी तरफ जिसने खींचा, वो था कि जो हमारे मज़दूर थे अलग अलग बड़े बड़े शहरों में, उनका पलायन शुरू हुआ। वे लोग अपने अपने घरों की तरफ बढ़ने को बेताब होने लगे। कई जगहों पर उनको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की गई और फिर बाद में उनको वहाँ से जाने दिया गया। एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा समाज के सामने आया जब लोगों ने सोशल सर्विस शुरू की। रास्ते में जो मज़दूर जा रहे हैं उनको खाना देना, पानी देना, आराम की कुछ वस्तुएं उपलब्ध कराना। और इसके बाद वो चीज़ जिसने सबसे ज़्यादा हम सबों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, वो था हम लोगों से कहा गया कि आप फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, आप आइसोलेशन में रहेंगे, और फिर उसके बाद लगातार आपको हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है अपने हाथों को, मास्क पहनना है। फिर वर्क फ्रॉम होम की चर्चा शुरू हुई कि जहाँ कहीं भी संभव है लोग अपने अपने घरों में काम करेंगे, वहीं से अपने ऑफिस को संपादित करेंगे। और इसके बाद हम लोगों ने बड़े ही व्यापक स्तर पर स्कूलों को देखा कि उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए। कुछ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और फिर दूसरे इंस्टीट्यूशंस ने भी शुरू किया। ये पूरा लबो लबाब है जो हम लोगों ने ख़ास तौर से मार्च से लेकर के अभी जुलाई तक जो चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली। मेरी कोशिश है ये इन तमाम बिंदुओं को नज़र में रखते हुए उन पहलुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना जो मुझे लगता है कि महामना परिवार से जुड़े हुए लोग, महामना स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े हुए लोग और वे सारे लोग जो बौद्धिक स्तर पर इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, या वे सारे लोग जिन्होंने कुछ चीज़ों को देखा होगा और कुछ चीज़ें उनके लिए अनछुई रह गई होंगी, उन पर आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक जो बड़ा ही कॉमन सा आप लोगों ने सबने एक शब्द सुना होगा कि कोरोना काल है और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। तो मेंटल हेल्थ जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका एक डेफिनेशन दिया, समय समय पर उन लोगों ने इसको रिवाइज भी किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जो हमारा स्टेट ऑफ वेलबीइंग है, जो हमारा रहने का जो तरीका है, जो कि हम बड़े ही वेलबीइंग के साथ बड़े अच्छे ढंग से हम रहते हैं, जहाँ हर व्यक्ति अपना जो पोटेंशियल है, उसकी जो क्षमता है, उसको वो रियलाइज करता है, मतलब अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करने को के लिए वो प्रेरित हो सकता है, कर सकता है, और जो नॉर्मल स्ट्रेस है उनकी उसकी ज़िंदगी में, उससे वो कोप भी कर सकता है, उससे उबर सकता है, और प्रोडक्टिवली, फ्रूटफुली वो काम कर सकता है और अपने समाज को कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि उसने कहा कि आपकी वेलबीइंग इम्पॉर्टेंट है, जो WHO का डेफिनेशन है। आप अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य कर सकते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले जो तनाव हैं, जो स्ट्रेस हैं, आप उससे उबर सकते हैं, कोप कर सकते हैं, आप बड़े ही प्रोडक्टिवली, फ्रूटफुली आप काम कर सकते हैं, और आप जिस समाज का हिस्सा हैं, उस समाज को आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस समाज की ग्रोथ में। अब आप एक बार सोचिए कि मार्च से लेकर के जुलाई तक के बीच में हमारी ऑफ वेलबीइंग क्या रही है, हमने अपनी क्षमता के अनुरूप क्या कार्य किया है, हमारे ज़िंदगी में तनाव के भी कौन से क्षण आए, क्या हम उससे उबर पाए, नहीं उबर पाए, किस हद तक उबर पाए, क्या हम प्रोडक्टिवली, फ्रूटफुली अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हैं, और क्या हम अपने उस समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो हम कर सकते थे या कर सकते हैं, या जो करने की हमें काबिलियत है। इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि हमें अभी नहीं ढूंढना चाहिए। बस मैं एक भूमिका बांध रहा था कि आपके साथ मैं अपने मैं जो भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, कुछ चीज़ें जो शायद आप लोगों में से कई लोग वाकिफ़ होंगे, और क्योंकि ये आंकड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि आंकड़ों के संयोग से मैं ताना बुना बुनूँ और फिर एक एक तार को गूंथते हुए एक पूरी की पूरी जो कहानी है वो आपके सामने मैं रखूँ। कोविड-19 का जो मृत्यु दर है, फर्टिलिटी रेट है, ये करीब 43% है हिंदुस्तान में, और इसके बीच इसमें जो 30 साल से लेकर के 59 साल तक के जो लोग हैं, उनके इसमें ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना देखी गई है। और एक जो बहुत मज़ेदार चीज़ है कि कोविड-19 में जो जिसको मेडिकल की भाषा में कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं, कि किन लोगों को कौन से वे लोग हैं जिसको ये होने की ज़्यादा संभावना है। नंबर 1, जिनके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने की संभावना है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, सांस लेने की बीमारी है, और इस 3 मेडिकल कंडीशन के बाद जो चौथी चीज़ सामने आती है वो है हाइपरटेंशन, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि आजकल बड़े टेंशन में है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो हाइपरटेंशन को इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया। और दूसरी चीज़ जो तनाव के साथ जुड़ी हुई है और जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे शुरू में कि मार्च के महीने से लेकर के अभी तक कुछ खास चीज़ें जो आम तौर पर हम महसूस करते हैं और जिस पर मनोविज्ञान और मनोचिकित्सक ज़्यादा जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो है भय, फियर, चिंता, हमारी एंग्जाइटी, और स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन। मतलब वे चीज़ें जो बड़े ही कह लीजिए कि जिसे बहुत छोटे छोटे रिएक्शंस हम जिस पर दे सकते थे, उस पर हम डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जिस पर हम बिना वजह के बहुत ज़्यादा हम इमोशनली अपना रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं। जैसे एक छोटी सी बात और आप बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा दिखला रहे हो, इस तरह की स्थिति। अब जबकि हम देख रहे हैं कि इस तरह का एक माहौल है जहां हाइपरटेंशन, फियर, एंग्जाइटी, ये तमाम चीज़ें अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही हैं, वहाँ पर हकीकत क्या है हमारे देश में? ये आंकड़ा शायद आपको चौंकाए कि पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ का जो बर्डन है, मेंटल डिसऑर्डर्स का, मानसिक बीमारियों का, न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है,
और जो सब्सटेंस अब्यूज़ से जुड़े हुए जो डिसऑर्डर हैं, है ना, इन डिसऑर्डर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसका 15% पूरी दुनिया का वो भारत में है, 15%। आप सोच लीजिए कि दुनिया की आबादी कितनी होगी और उसमें कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, और उसका 15%, मतलब कितनी बड़ी संख्या है ये। WHO का एक अनुमान था कि जो 2020 मतलब ये साल जो है, इस साल भारत में जो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं इनका प्रतिशत 20% होगा। मतलब कुल भारतीयों का 20% ऐसा है जिसको कि मानसिक रूप से कोई न कोई परेशानी होगी और उसको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखलाने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि हमारे देश में कितने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, 4000। तो एक बहुत बड़ा सा एक गैप है, एक खाई है। हमारी आबादी का 20% जिसको कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद की ज़रूरत है, इतनी बड़ी आबादी में 4000 के आसपास में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का होना, और उससे भी ज़्यादा एक बात चौंकाने वाली और ख़तरनाक एक जो ट्रेंड है वो ये कि जितने लोगों को वाकई ज़रूरत है शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों को ज़रूरत है उनमें केवल 70% ऐसे लोग हैं जिनको कि ये सुविधा मिल पाती है। और ये तमाम आंकड़े अगर आप देखें एक दूसरी निगाह से, क्योंकि हम एक विविधता से भरे हुए देश हैं, तो इस विविधता में अगर आप देखें तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। मेंटल हेल्थ की जो समस्या है वो किस एज ग्रुप में ज़्यादा है, 30 से लेकर के 50, है ना, ब्रदर 50 भी नहीं, एक साल और कम कर लीजिए, 30 to 49 का जो एज ग्रुप है इसमें सबसे ज़्यादा है। और फिर 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं इसमें मेंटल हेल्थ की समस्या सबसे ज़्यादा है। दूसरा कि जो लोग लो इनकम ब्रैकेट में आते हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है, उन लोगों के साथ भी ये समस्या है। तो लो इनकम ब्रैकेट वाले जो लोग हैं उन लोगों के साथ भी मेंटल हेल्थ की समस्या है। और तीसरी बात ये कि जो शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं, जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको ये समस्या ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि शहरी क्षेत्र का गरीब व्यक्ति और उसकी उम्र अगर 30 से 50 साल के बीच है या 60 साल से ऊपर है तो उसको ये चैलेंज ज़्यादा झेलना पड़ेगा। आप सोचिए कि अब तक जो हम लोगों ने तमाम लॉकडाउन और लॉकडाउन की प्रक्रिया देखी, जो भी हम लोगों ने इनिशिएटिव देखा सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, समाज सेवकों की तरफ से, अब विश्लेषण करें आप कि क्या वो गरीब तबकों को मिला, क्या वो 60 साल से ऊपर के लोगों को मिला, क्या वो 30 से 50 साल के बीच के लोगों को मिला। और दूसरी बात एक और इंटरेस्टिंग है हमारे यहाँ भारत में विविधता के स्तर पर, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जो लाइफ टाइम प्रेवलेंस है, असम में एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि 8.1% है, मणिपुर में ये 19.9% है, पंजाब में 18.1 है और उत्तर प्रदेश में 8.7 है। इसका मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा विविधता है। इसका मतलब है कि एक देश में आप ये नहीं सोच सकते कि एक ही तरह के पैमाने आप लगाएंगे, एक ही तरह का पैमाना आप इस्तेमाल करेंगे और उसी एक पैमाने पर हर चीज़ जो है वो सॉल्व हो जाएगी। कि इसका मतलब ये हुआ कि इस देश में आप ये कभी भी नहीं सोच सकते कि एक ही कोई ऐसा एक आप प्लान बनाएं, कस्टमाइज करें उसको और वो पूरे देश पर एक साथ वो लागू हो सकता हो। ऐसा नहीं संभव है। तो संभव क्या है फिर? इसका मतलब हो गया कि हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा क्षेत्र के हिसाब से, उनकी आयु के हिसाब से, उनके जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके हिसाब से, और फिर उसके बाद आपको ये चीज़ निकालनी पड़ेगी कि वाकई इन समस्याओं का क्या सलूशन है। आप सुसाइड रेट के प्रति देखिए, बाद में हम लोग विस्तार से सुसाइड की चर्चा भी करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में 2.2% से लेकर के 12.2% का वेरिएशन है। इसका मतलब है कि हम केवल सुसाइड के रिस्क और सुसाइड से होने वाली अन्य समस्याओं की भी अगर चर्चा करें तब भी उम्र के हिसाब से ही फासला नहीं है, बल्कि राज्यवार भी इसका डिफरेंस है, इनकम ग्रुप के हिसाब से इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। मनोवैज्ञानिकों को और मनोचिकित्सकों का जो रिसर्च है और जो डेटाबेस है
आपको बहुत पता ही होगा कि मेंटल हेल्थ सर्वे कुछ साल पहले हिंदुस्तान में कराया गया था, और उसके आंकड़े अगर आप देखें तो बहुत ही एक जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो ये कि पंखे को ऑफ कर दो, कि जो मेंटल हेल्थ का जो एस्पेक्ट है, 40 से 50 साल के बीच के जो लोग हैं, प्रीडोमिनेटली उनको कौन सी समस्या होती है? साइकोटिक डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें कि कभी आप खुश होते हैं, कभी अचानक से आप दुखी होते हैं, डिप्रेशन उनमें बहुत ज़्यादा है, और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर भी 40 से 50 के लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है। 50 से 60 के लोगों के बीच में सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है ना, जो लोग तरह तरह के मद्यपान का सेवन, ये उस ग्रुप में ज़्यादा है। जो लाइफ टाइम प्रेवलेंस है उसमें भी ये समस्या है। तो इस तरह की बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि आप देखेंगे कि हमारे पूरे देश में मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव में मैसिव डिफरेंस है। और जो खास बात मैं एक आपसे और कहना चाहता हूँ, ये मेंटल हेल्थ जो सर्वे हुआ था 2015-16 में, उस संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि न्यूरोटिक और स्ट्रेस रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, तनाव से जुड़ी हुई चीज़ें, और जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी है, फोबिया है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, 10 गुना अंतर है असम और झारखंड के लोगों के बीच में, मणिपुर और राजस्थान के बीच के लोगों में 10 गुना फीसदी का फर्क है। अब आप सोचिए कि हम कोई भी ऐसा प्लान बना ही नहीं सकते हैं जो असम से लेकर के राजस्थान तक लागू हो सके, जो कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु और केरल तक लागू हो सके। और जो सबसे मज़ेदार बात है, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 की मैं चर्चा कर रहा हूँ, कि यह पता ही नहीं हमें यह पता ही नहीं है कि ये जो डिफरेंस है, ये सोशल डिफरेंस की वजह से है, इसमें कल्चरल फैक्टर्स हैं, या और कौन से फैक्टर हो सकते हैं इसमें। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि जो सामाजिक पहलू हैं, केवल मनोवैज्ञानिक पहलू से अगर आप देखेंगे और मनोविश्लेषण करेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, है ना। तो एक सामाजिक पहलू को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कल्चरल फैक्टर्स हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मेल फीमेल के प्रीडोमिनेंस में अगर आप देखें, उसमें भी बहुत ज़्यादा का फर्क है। जो स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा है। और आप अगर अल्कोहल अब्यूज़ से रिलेटेड चीज़ों को देखें, मैं अल्कोहल अब्यूज़ को जानबूझ करके यहाँ इंगित कर रहा हूँ, क्योंकि जब लॉकडाउन 4 के आसपास हम लोग पहुँचे तो अचानक से जो शराब की दुकान थे वो खोल दिए गए, और बड़े बड़े अखबारों में समाचार आने शुरू हो गए कि भाई देखिए 3,000 करोड़ 8,000 करोड़ का ये पूरा खेल है, पूरा का पूरा शराब बिक्री से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, आबाकारी जो विभाग के माध्यम से जो सरकार के खजाने में पैसे आते हैं। तो यूज़र कौन है इसका, और स्ट्रेस दरअसल किसको है? मैं उस संदर्भ में आपका ध्यान यहाँ पर खींचना चाह रहा था कि डिप्रेशन की बीमारी, लाइफ टाइम प्रेवलेंस, न्यूरोटिक बीमारियों की और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर का डोमिनेंस फीमेल्स में ज़्यादा है। जबकि हमने शुरुआत कर दी शराब बिक्री, जो इसका मेन कंजम्पशन जो है 9.1% जो है आपको मिलेगा ये मेल्स में। फीमेल्स में बहुत कम है, 0.5% का कंजम्पशन है मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक। खैर ये आंकड़ों की बाजीगरी थी, मैं इसमें बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं खींचना चाहता। एक खास चीज़, क्योंकि हम लोगों ने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और बार बार हाथ धोने के बारे में हमने चर्चा की, तो मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ। मनोवैज्ञानिक जो है ना, एक OCD की चर्चा करते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बेसिकली क्या है कि आपके मन में एक थॉट आता है, और वो थॉट जो है आपसे कोई एक्शन कराता है। जैसे आपके मन में विचार आए, और उन विचारों की वजह से आप बार बार हाथ धोने को बाधित होते हैं, है ना। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ, ये बहुत कॉमन है। हिंदुस्तान में करीब करीब जो हमारा पॉपुलेशन है उसका 0.6% जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ग्रस्त है। और परसेंटेज के हिसाब से आप देखें तो ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से बहुत कम है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में लगभग वहाँ के पॉपुलेशन का 2 से 3% ऐसा है, 2 to 3% जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ग्रसित है। हमारे यहाँ ये परसेंटेज कम है। मैं क्यों इस बात की चर्चा कर रहा हूँ?
वह चीज़ जो आज तक मनोचिकित्सकों के हिसाब से बीमारी थी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि आप बार बार हाथ धोते हैं, आज हमें उसी चीज़ की सलाह दी जा रही है कि आप बार बार हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं और आप सैनिटाइज करें। अब आप सोचिए कि 0.6% का जो ये हमारा प्रेवलेंस रेट था, क्या वो प्रेवलेंस रेट इस 4 महीने के बाद बढ़ रहा है? उनका सोचिए, जो ओसीडी के पेशेंट माने जाते थे इन वजहों से, और आज उनको शुरू में कोशिश कराई गई ये बंद कराने की, और आज उनको फिर से कहा जा रहा है आप इस चीज़ को करें। तो एक सोचने की ज़रूरत है कि जो मॉडर्न साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में जो बात हमें कही गई, वो चीज़ जो एक बीमारी का लक्षण है, आज उसी लक्षण को हमें बार बार दोहराने को कहा जाता है, क्योंकि वो हमें वायरस से बचाने का एक नुस्खा हो सकता है। तो मैं इस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जो जो लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में अपनी भूमिका अदा करते हैं, इस क्षेत्र में जो रिसर्च करते हैं, उनको फिर से इन चीज़ों को शायद रीडिफाइन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप कुछ और चीज़ों के बारे में सोचिए, क्योंकि मैं एकेडमिक क्षेत्र से आता हूँ, इसलिए मैं कुछ अभी जो ताज़ा तरीन जो रिसर्च सामने आए हैं, मैं उस संदर्भ में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक खास चीज़ जो जो हमारे मित्र जो एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूँ एक चीज़ कि जनवरी के माह में, याद कीजिए कि नवंबर अंत से कोरोना की चर्चा शुरू हो गई थी, और जनवरी के समय में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, स्पीड साइंस। स्पीड साइंस का मतलब है कि कोई घटना होती है और कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप या एक बड़ा सा साइंटिस्ट का ग्रुप उस पर रिसर्च करना शुरू करता है और उस पर शोध पत्र लिखना शुरू करता है, और धड़ल्ले से ये तमाम जो शोध पत्र हैं वो छपने शुरू हो जाते हैं। ये शोध पत्र छपने शुरू हो जाते हैं। तो अब आप सोचिए, जनवरी के महीने में, नवंबर से कोरोना का शुरू होता है प्रभाव, और जनवरी के महीने में 23,000 से ज़्यादा रिसर्च पेपर छप चुके होते हैं, और ये हर 20 दिन में ये रेट डबल होता जाता है। लैंसेट ग्रुप है एक मेडिकल पत्रिका का, केवल उस ग्रुप के चीफ एडिटर ने कहा, मैं 30 से 40 रिसर्च पेपर हर दिन मिल रहे हैं। ये केवल मैं लैंसेट ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ऐसे कितने ही शोध पत्रिकाएं हैं। और जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ है, क्योंकि चीन से कोरोना वायरस का संबंध है, तो सबसे ज़्यादा जो रिसर्च पेपर छप कर आए कोरोना के समय में, कोरोना से संबंधित 59% जो पेपर्स हैं पूरी दुनिया में, वो चीन से आए। जो ऑथर्स हैं वो चाइनीज़ ऑथर्स हैं। यह भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिस पर यह आरोप है कि वो वायरस को फैलाता है, उसी को यह भी कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर्स वहीं से निकल कर आ रहे हैं। तो हमारे भारत में क्या हुआ फिर? अब भारत में जो शोध पत्र जो छप कर आए, उनकी संख्या अभी बहुत कम है। आप सब लोग वाकिफ़ होंगे, जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कि कुछ चीज़ें अभी चल रही हैं, कुछ समय में वो भी आएंगी सामने। मैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक डेटा देख रहा था कि आर्ट्स में, साइंसेज में, बाकी बाकी विषयों में, और कुल मिलाकर कितने रिसर्च वर्क जो है, पीएचडी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, वो जमा होते हैं हर साल इस देश में। 2015-16 में आप विश्वास नहीं करेंगे, 27,671 पीएचडी थीसिस इस देश में जमा हुए। मैं क्यों ये आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ, कुछ समय बाद मैं इस पर आऊँगा। और 2007-8 में ये संख्या 13,000, 13,500 के आसपास में थी, और ये संख्या अब 28,000 के पार है। तो हम कितने गुना जो है वो रिसर्च स्कॉलर्स बनाते चले गए, और पीएचडी थीसिस हमारी आती चली गई। मैं क्यों इस बात की चर्चा कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में इस पर आऊँगा। फ्रंटियर्स इन साइकियाट्री एक शोध जर्नल है। इस जर्नल में एक बहुत ही मज़ेदार एक रिसर्च पेपर छपा। इन लोगों ने एक स्टडी किया था, ये चाइनीज़ रिसर्चर्स थे, और ये कोरोना
कि जो कोविड वार्ड जो था वहाँ के हॉस्पिटल्स में, उस हॉस्पिटल में जो लोग थे, जो डॉक्टर्स, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के ऊपर एक स्टडी हुई और वो स्टडी यह बताती है कि जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे वहाँ पर चाइना में, ये जनवरी के अंत से फरवरी की शुरुआत के बीच की जो अवधि है उसी बीच की स्टडी है। उनमें क्या क्या लक्षण पाए गए? अनिद्रा की स्थिति, स्लीपलेसनेस, डिप्रेशन उनको हो रहा था, उनको एंजाइटी हो रही थी, और तनाव से जुड़ा हुआ जो ट्रॉमा है वो उनको अनुभव हो रहा था। अब आप सोचिए कि ये प्रोफेशनल हैं, ये सालों साल से ये लोग जो हैं ये इस चीज़ में लगे हुए थे, और सालों साल से इस चीज़ में लगे होने के बावजूद केवल कोरोना का एक भय था जो इन लोगों के अंदर डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस, एंजाइटी और स्ट्रेस ट्रॉमा उनके अंदर वो इंड्यूस करता है। तो ये हमें सतर्क करने वाली चीज़ है कि हम तो प्रोफेशनल नहीं हैं, हम तो एक आम नागरिक हैं। और फिर आम नागरिकों का क्या होता होगा? आप उस संदर्भ में सोचिए जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि आप अर्बन क्षेत्र में हैं, आप गरीब हैं और आपकी उम्र 30 से 50 के बीच की है या 60 से ऊपर की है, ये वनरेबल ग्रुप है। एक और बात मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहूँगा। ये बहुत अभी हाल फिलहाल जस्ट कुछ हफ्ते ही हुए हैं। ब्रेन एक रिसर्च जर्नल है, उसमें इंग्लैंड के कुछ शोध कर्मियों ने एक रिसर्च अपना पब्लिश किया है। 43 केसेस उन्होंने लिए हैं कोरोना के, 43, और इस बार उन्होंने कोरोना के लक्षण नहीं देखे हैं। ये कोरोना के पेशेंट्स थे जिनकी ब्रेन की इन्होंने मैपिंग की है कि ब्रेन के अंदर क्या होता है। ब्रेन स्कैन किया उन्होंने, और ब्रेन स्कैन में जो डराने वाली चीज़ निकलकर सामने आई वो ये कि ये हैं तो वास्तव में कोरोना के पेशेंट्स, लेकिन एक टेम्पररी ब्रेन डिसफंक्शन इनके अंदर देखा गया। स्ट्रोक में जैसे लक्षण पाए जाते हैं उस तरह के लक्षण हैं। ये कुछ गंभीर से मानसिक लक्षण हैं जो देखा गया इन लोगों में। मैं एक ख़ास तौर से अगर कोई इस ग्रुप में अगर जुड़ा हो अभी या बाद में अगर इस चीज़ को देखे, जो लोग मेडिकल साइंस से जुड़े हैं, 1918 में इन्फ्लुएंजा एक पैंडेमिक के रूप में फैला, और इस इन्फ्लुएंजा जो 1918 के साल में हुआ, 1920 और 1930 के समय में इंसेफेलाइटिस लेथार्जिका, ये एक बीमारी है, ये शुरू हुई। और इंसेफेलाइटिस लेथार्जिका में जो लक्षण पाए गए ठीक उसी तरह के लक्षण आप अभी देखते हैं जो आपको ये ब्रेन जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसमें 43 केसेस उन लोगों ने दिखलाए हैं। तो ये एक डराने वाली चीज़ इसलिए है क्योंकि जिसको हम सांस की बीमारी समझते थे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर समझते थे, सॉरी रेस्पिरेटरी इलनेस बोलेंगे, डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे, अब उसका असर अब दिमाग पर भी नज़र आ रहा है ना। और बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। अब ये लोग जब लौट कर दिमाग में जब अपने काम पर आएंगे तो क्या ये उसी मानसिक क्षमता के साथ आएंगे जो क्षमता इनके अंदर थी जब ये कोविड-19 के पेशेंट बने थे उसके पहले? बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है ये। और अगर इनकी मानसिक क्षमता वो नहीं रहेगी जो पहले थी तो फिर क्या होगा? अब क्या उनकी जो कार्य करने की जो एबिलिटी है क्या वही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी? शुरू में जब हम आपको WHO की मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन बता रहे थे, जब कह रहे थे कि क्षमता के हिसाब से आप प्रोडक्टिवली कुछ करने की स्थिति में हो और आप समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में हो, तो इस व्यक्ति की तो क्षमता ही अब कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। तो अब ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा, कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? और जो उसका कंट्रीब्यूशन अब कम हो गया, क्या उसके प्रति हमारा टॉलरेंस होगा? क्या हम उसको रिप्लेस करेंगे? क्या जो आज कोरोना की मार जिस पर पड़ी, क्या उस पर कुछ और मार पड़ने वाली है आने वाले समय में? इस तमाम ऐसे पहलू हैं जो पॉलिसी मेकर्स,
हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, समाज के तमाम तबके, घर परिवार के लोग, हर किसी को ध्यान देने की ज़रूरत होगी। कुछ देर पहले हम लोग आत्महत्या की चर्चा कर रहे थे। भारत में आत्महत्या का जो दर है वो 10.5% है 1 लाख पर। मतलब हर 1 लाख में 10.5% लोग हैं जो सुसाइड करते हैं इंडिया में। बहुत हाई है ये रेट। और सुसाइड रेट जो है, इसकी जो रिस्क है वो 40 से 49 साल के जो लोग हैं उनमें, उनके बीच में सबसे ज़्यादा है। फिर से आप देखिए, फीमेल में ज़्यादा है और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो मानसिक बीमारी है वो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ज़्यादा है, जो तनाव है वो महिलाओं में ज़्यादा है। तो इसका मतलब हो गया कि फिर से सुसाइड रिस्क भी तमाम समाज के तमाम लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन इसके अलावा मैं जो चीज़ खासतौर से ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपका, वो इस पर कि अगर आप सुसाइड जो होते हैं उसके आप डिटेल्स पढ़ें, जो रिसर्च है सुसाइड का उसको पढ़ें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का भी रिपोर्ट पब्लिश होता है हर साल, आप उसको पढ़ें। तो प्रमुख कारण क्या है आत्महत्या के? कर्ज, जो आप लोन लेते हैं लोगों से, वैवाहिक समस्याएं, दहेज से संबंधित समस्या, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, विवाहेतर संबंध है, तलाक, परीक्षा में फेल हो जाना, ये प्रमुख कारण माने जाते हैं। एक अपने हिंदुस्तान की एक स्टडी है, पंजाब की स्टडी है, और ये अगर कोई यहाँ पर लीगल सेल से जुड़ा हुआ अगर कोई व्यक्ति है, शांतनु जी आपको शायद मैं स्क्रीन पे देख सकता हूँ, अभी आपकी तस्वीर दिख रही थी इसलिए आपका नाम मैं ले रहा हूँ। आप हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं इसलिए आपका नाम लिया। ये लीगल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने ये रिसर्च किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इस रिसर्च की फाइंडिंग, अपने हिंदुस्तान की, पंजाब के का सैंपल है यहाँ पर। मार्च से मई के बीच की है, 19 मार्च से 2 मई के बीच की ये का ये अध्ययन है। 80 लोगों पर यह अध्ययन हुआ। याद करिए कि सुसाइड के मेन कारण क्या थे? कर्ज, वैवाहिक समस्याएं, दहेज संबंधी समस्या, विवाहेतर संबंध, तलाक। 19 मार्च से 2 मई के बीच जब ये स्टडी हुई तलाक की, सुसाइड की, तो मुख्य कारण क्या थे? अकेलापन, पहला कारण, सबसे बड़ा कारण, भय, और तीसरा विड्रॉल सिम्टम। अब हमको कहा गया कि भाई आप आइसोलेट होइए, 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहेंगे, कोई किसी से मिलेगा नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग होगा। नतीजा हम क्या देख रहे हैं? अकेलापन का भाव बढ़ गया, भय का वातावरण पैदा हुआ, और मेरे मन में वो भय जो है वो कहीं ना कहीं घर कर गई, और मेरे अंदर एक विड्रॉल सिम्टम आ गया। और आधे से कुछ कम इस स्टडी में जो लोग शिरकत किए, वो आर्थिक तंगी की वजह से अपनी जान दिए। तो जो कर्ज था वो कर्ज नहीं रहा, वो कर्ज लेने की स्थिति में भी नहीं आ पाए, वो तंगी की स्थिति में उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। तो पूरा का पूरा जो सोशल डायनेमिक्स है वो बदल रहा है। हम लोगों ने मजदूरों का बड़े रूप में पलायन देखा, इस पर फिर थोड़ी देर बाद में आता हूं। लेकिन क्या मजदूर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, या 40 से 49 साल के बीच की व्यक्ति जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्या यही केवल सुसाइड रिस्क इनको ज़्यादा है, और क्या इसी तरह के लोगों ने सुसाइड किया है? कुछ डेटा देखिए, आप सबों ने अखबार में पढ़ा होगा, ये सब मैंने अखबार से ही लिया है। कुछ पत्रकार मित्र जो यहाँ जुड़े हैं, उन्हीं लोगों के माध्यम से ये चीज़ें जो पता चली हम लोगों को। जून की बात है, एक 56 साल के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी ने द्वारिका में सुसाइड कर लिया अपनी कार में। वजह क्या थी? उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया, वो निगेटिव आया, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं ये डर था कि उनकी वजह से उनके परिवार के अन्य सदस्यों को कोरोना हो जाएगा। परिवार के प्रति उनका प्रेम कहिए या कोरोना के प्रति उनका भय कहिए। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, वन ऑफ द डेकोरेटेड सर्विसेज ऑफ इंडिया, उसका एक अधिकारी इस भय को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो डिसाइड करता है कि वो एक केमिकल पी जाएगा अपनी कार में बैठे बैठे और अपनी जान दे देगा। 37 साल का एक व्यक्ति जो पेशे से जर्नलिस्ट है, वह व्यक्ति एम्स में इलाज कराने के लिए था इसी जुलाई के महीने में, कुछ दिन पहले, और वो व्यक्ति एम्स के 4थे माले से वो कूद जाता है, छलांग लगाता है,
अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ करके दिल्ली का यह हिंदी अखबार का जो जर्नलिस्ट है वो सुसाइड कर लेता है। पहली केस में एक IRS ऑफिसर ने कर लिया, दूसरी केस में जो निगेटिव था, IRS ऑफिसर निगेटिव था। ये जो पत्रकार महोदय हैं हिंदी जर्नलिज्म के, ये जो हैं 37 साल के हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने कितने चीज़ें इस तरह की कवर की होंगी। आज उन्होंने डिसाइड किया कि हम 4th फ्लोर से जंप कर जाते हैं। आज 11 जुलाई है, कल की अखबार में मैंने पढ़ा 10 जुलाई को एम्स के एक रेजिडेंट डॉक्टर ने, 25 साल के डॉक्टर ने एम्स की ही बिल्डिंग से 10वें माले से उन्होंने छलांग लगा दी और उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। कुछ समय पहले 8 जुलाई को 78 साल की उम्र के एक व्यक्ति ने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में उन्होंने भी छलांग लगा दी दूसरे माले से और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये क्या हो रहा है? उम्र का आप देख लीजिए पूरा रेंज, आप उनके प्रोफेशनल बैकग्राउंड को देख लीजिए, आप उनकी निश्चित रूप से ये आर्थिक रूप से तंगी नहीं झेल रहे थे, तो फिर वो कौन सी चीज़ थी? और मज़ेदार बात कि जिन लोगों ने किया उसमें आधे लोग कोरोना से संक्रमित नहीं थे, निगेटिव आया था इनका रिपोर्ट। इसका मतलब हुआ हमारा भय ज़्यादा डोमिनेट करता है परिस्थिति की बजाय। उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है, आप किस तरह से उसको आप परसीव करते हैं, आप देखते हैं किस नज़रिए से, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 2 और चीज़ मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कानपुर की एक काउंसलर ने सुसाइड कर लिया कुछ समय पहले। तो आप देखिए वो खुद जो है वो काउंसलर थी, लेकिन उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। तो डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं, पत्रकार हैं, IRS ऑफिसर हैं। तो अगर हम इसकी भयावहता को समझें कि इस पूरी स्थिति में जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो एक असर पड़ा हम सब लोगों पर, कितना भयावह है वो, तो आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कहीं नहीं टिकता है। आप मानसिक रूप से आप कितने स्ट्रांग हैं, कितने बुलंद हैं, शायद ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। इस संदर्भ में एक और भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे शेयर करूं कि जिस अकेलापन की हम चर्चा कर रहे हैं, जो पंजाब की स्टडी में भी निकल करके आया, आइसोलेशन, ग्रीफ, जो हमें एक दुख, गहन दुख, अंदर तक छू जाने वाला दुख, और ये जो इकोनॉमिक हार्डशिप है, आर्थिक तंगी है, इस तीनों को मिलाकर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसको बोला गया कि डेथ ऑफ डिस्पेयर। इसका नाम, इस तरह की मृत्यु का नाम दिया गया कि ये डेथ ऑफ डिस्पेयर है। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है जिसमें करीब 75,000 से ज़्यादा लोगों ने, दुनिया भर के 75,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें शिरकत किया। और अभी कुछ समय पहले BBC रेडियो 4 और BBC वर्ल्ड सर्विस ने मिलकर के एक स्टडी कंडक्ट की। आप सोचिए कि पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग भी इस तरह की कितनी इंटरेस्टिंग रिसर्च कर रहे थे इस पूरे काल में। 46,000 वॉलंटियर्स जो 16 साल से 99 साल के बीच हैं, और कुल 237 देशों से ये पार्टिसिपेंट्स थे। इन लोगों ने एक स्टडी किया है, BBC वालों ने, और जो 3 बातें निकल करके सामने आई जो हम सब के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझने की है और इस पर गौर करने की है, वो ये कि उम्र का एक संबंध है हमारे अकेलापन से। आमतौर पर हम क्या समझते हैं कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अकेला है, पर 237 देश के 46,000 लोगों का रिसर्च बताता है कि यह सच नहीं है। जो उम्र दराज लोग हैं उनके अंदर एकाकीपन का एहसास कम है, और जो मिडिल एजेड लोग हैं, बीच की उम्र के जो लोग हैं, बीच की उम्र के लोग अकेलापन ज़्यादा महसूस करते हैं अपने यंगर लोगों की तुलना में, और जो यंगर लोग हैं वो सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यंग हैं, अभी बहुत जो नौजवान है वो अपने आप को ज़्यादा ठगा हुआ, अकेला, हताश महसूस करेगा। मिडिल एज के लोग कम करेंगे, और सबसे ज़्यादा उम्र दराज लोग सबसे ज़्यादा कम करेंगे।
दूसरा कि जेंडर का भी एक असर है। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, यह भी आपके अकेलापन के एहसास को बहुत ज़्यादा असर करेगा इस पर। जो पुरुष हैं वो महिलाओं की तुलना में ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और मज़ेदार बात की पुराने रिसर्च है और कई बार ये रिपीट हुआ है, ये रिकरेंट फाइंडिंग है कि जो महिलाएं हैं वो डिप्रेस्ड भी ज़्यादा महसूस करती हैं, एंग्जाइटी भी ज़्यादा महसूस करती हैं, लेकिन बावजूद इसके जो डिप्रेशन से बाहर निकलने का जो मादा है, जो एंग्जाइटी से उबरने का मादा है, वो महिलाओं में ज़्यादा है। पुरुष अगर एक बार इसके दायरे में आ गया तो निकलना उसके लिए मुश्किल है, स्त्री के लिए निकलना उसकी तुलना में ज़्यादा आसान है। और ये जो बीबीसी की जो स्टडी है ये भी बता रही है कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो पुरुष हैं उनके एकाकी होने का भय ज़्यादा है। और तीसरी बड़ी बात कि हम किस समाज में हैं, हमारे सामाजिक जो हमारा ताना बाना है वह भी हमारे अकेलापन के एहसास को प्रभावित करता है। कुछ देश जो हैं, कुछ समाज जो है उनको समाजशास्त्री कहते हैं कि ये इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है ना, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, इसको हम कहते हैं कि ये इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, व्यक्ति विशेष को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। हिंदुस्तान का आप उदाहरण देख लीजिए, बहुत सारे एशिया के देश हैं जिनको हम कहते हैं कि ये कलेक्टिविस्ट कल्चर है। मतलब कि हम जो सामाजिक ताना बाना है उसका हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव है। तो ये स्टडी जो है बीबीसी की वो ये बताती है कि जो हमारा समाज, जो लोग कलेक्टिविस्ट कल्चर से आते हैं, उन लोगों के अंदर लोनलीनेस का एहसास कम है। अब इन तीनों चीज़ों को आप एक साथ जोड़ दीजिए। अगर हम कम उम्र के हैं, पुरुष हैं और इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर से हैं, तब तो भाई हमारे अंदर लोनलीनेस का खतरा सबसे ज़्यादा है। हम क्योंकि उसमें नहीं आते हैं, इसलिए चलिए उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हम भारतीयों के लिए हकीकत क्या होगी फिर? हम कलेक्टिविस्ट कल्चर से तो आते हैं, लेकिन हम शहर के हम माइग्रेट कर चुके हैं, हम अर्बन लाइफस्टाइल में आ गए हैं, छोटे से परिवार में आ गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली अब हमारी हो गई है, एक्सटेंडेड फैमिली हो गई है ना। बाकी लोग गांव पे छूट गए हैं या सभी भाई बहन अलग अलग शहरों में हम लोग बिखर गए हैं अपने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने की वजहों से। तो भले हम कलेक्टिविस्ट कल्चर के हों, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है। और अगर हम पुरुष हैं और हम यंगर एज ग्रुप के हैं तो हमारी रिस्क बढ़ गई, मिडिल एज ग्रुप के हैं तो थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन फिर भी हम रिस्की जोन में आते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसका कि ध्यान रखना हमें लगता है कि बहुत आवश्यक है। और क्योंकि मुझे आयोजकों की तरफ से बताया गया कि हमारे पास 1 घंटे का वक्त है और 5 मिनट इस टेक्निकलिटीज़ को निकालने में निकल गया, तो अगले 5-10 मिनट में मैं बस अपनी बात को समेटना चाहूँगा। मैं फिर से अपनी उस पुरानी बात पे आता हूँ कि लॉकडाउन में हमने देखा क्या, और ये जो तमाम अभी हमने थोड़ी देर से जो हम चर्चाएं कर रहे थे, इन चीज़ों से हमने सीखा क्या फिर? मनोवैज्ञानिक एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, रदर हमें कहना चाहिए कि सोशल साइंसेज में एक शब्द का इस्तेमाल होता है कि ये हमारा लिव्ड एक्सपीरियंस है, मतलब हमारा एक अनुभव है, जीने का अनुभव है। तो लॉकडाउन को जीने का हमारा एक अनुभव हुआ, इसने हमें क्या सिखलाया कि भाई हमारे पास कुछ ब्लूप्रिंट होने चाहिए। अचानक से रातों रात चीज़ों को बंद कर देना या रातों रात यात्रा बंद कर देना लोगों के अंदर भय पैदा करता है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के ब्लूप्रिंट ही नहीं थे। मेडिकल केयर का क्या होगा, मेंटल हेल्थ केयर का क्या होगा। हम जब लॉकडाउन की प्रक्रिया पर आए और मेडिकल हेल्थ केयर पर आए, तो हमारा पूरा जो फोकस था वो मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स पे था और पुलिस पे था। उन्हीं के ऊपर पत्थर फेंके गए, उन्हीं के साथ मारपीट की घटनाएं हुई, उन्हीं के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, सारी चीज़ उन्हीं के साथ हुई। हमने एक रिसर्च देखा, इंडियन रिसर्च तो नहीं था, हुआ ही नहीं इंडिया में अभी तक, जो चाइनीज़ रिसर्च जो बताता है कि डॉक्टर्स के अंदर डिप्रेशन आ गया, स्लीपलेसनेस आ गई, ट्रॉमा, स्ट्रेस रिलेटेड ट्रॉमा होने शुरू हो गए। इसका मतलब हुआ कि हमें अपने मेंटल हेल्थ का जो दायरा है उसमें कुछ विशेष प्रोविज़न करने चाहिए, जो डॉक्टरों के लिए हो ख़ास तौर से कस्टमाइज्ड, जो पुलिस वालों के लिए हो ख़ास तौर से कस्टमाइज्ड। हमने हमेशा मरीजों के लिहाज से सोचा है
जो बिल्कुल फिट आदमी है लेकिन वो मेडिकल सर्विस में है या पुलिस सर्विस में है, उसके लिए नहीं सोचा। पुलिस की हमारी जो छवि है मेरे हमारे आंखों के सामने, वो दूसरे तरह की है। लॉ इन्फोर्समेंट के नाते, ज्यादती करने के नाते अचानक हमने उसका एक बड़ा ही सामाजिक चेहरा देखा। केक पहुंचाना घरों में, रोजमर्रा की चीजें पहुंचाना, लॉकडाउन को इन्फोर्स कराना, आपके बीच आपके अंदर ज्ञान भी बांटना, आपको सेंसिटाइज करना कि आप कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकें। इसका मतलब है कि पुलिस ट्रेनिंग मैनुअल में भी कुछ शायद बदलाव की जरूरत हो। मेडिकल हेल्थ में भी कुछ चैप्टर्स जोड़ने चाहिए, और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के बीच में मेडिकल स्टाफ के लिए एक अलग सब कैटेगरी भी बनाने की जरूरत हमें लगता है कि अब है। जो लोग पलायन किए, है ना, शुरू में पलायन की बात सामने आई और लगा कि गवर्नमेंट के पास कोई प्लान ही नहीं था, और अब कुछ ऐसे भी लोग थे जो इन चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कहीं पर कि किसी ने दावा किया सुप्रीम कोर्ट में कि अब रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है। उन्होंने एक उत्तर भारत के एक राज्य विशेष का जिक्र किया कोर्ट में कि वहाँ से ट्रेनों में भरकर मजदूर जो हैं वो वापस बड़े शहर में जा रहे हैं। तो पहले मास माइग्रेशन अपने नेटिव स्टेट में, अपने नेटिव विलेज के लिए, और फिर वहाँ से बाहर निकलने के लिए, वापस अपने काम पर जाने के लिए। तो क्या वहाँ का जो लोकल समाज था उनका उनका अपना परिवार क्या उनको नहीं रख पाया? क्या उनको एकोमोडेट नहीं कर पाया? या क्या उनको जीविकोपार्जन के साधन वहाँ नहीं मिल सके? पहले माइग्रेशन और फिर रिवर्स माइग्रेशन क्यों हुआ? तो कुछ प्लान होना चाहिए हमारे पास गवर्नमेंट के लेवल पर। लेकिन एक दूसरी बात वो ये कि अर्बन क्षेत्र में जाने की वजह से मेंटल हेल्थ की समस्या बढ़ी, और फिर हम उसी अर्बन क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं। उसी अर्बन क्षेत्र में हम लो इनकम ग्रुप में जाना चाहते हैं, वो लो इनकम ग्रुप जो इन तमाम चीज़ों के पीछे का सबसे प्रमुख कारण माना जा रहा है अभी तक। ये चीज़ें डराने वाली हैं और हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तीसरी चीज़ कि हमने सोशल सर्विस का एक चेहरा देखा, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय है। मास माइग्रेशन हो रहा है, लेबर्स जा रहे हैं, लोग चप्पल बांट रहे हैं, खाने बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं। पर इसके बीच में एक घिनौना चेहरा भी इंसानियत का सामने आया। अब सबों ने उस चेहरे को देखा होगा। कई सारे लोग थे जो खाने का पैकेट देने के बाद, जिसने खाने का पैकेट लिया उसके साथ फोटो खींच रहे थे या फोटो खिंचवा रहे थे, उसको सोशल मीडिया साइट पर डाल रहे थे। क्या आपको लगता नहीं कि अगर आप किसी भूखे के हाथ में खाना देने की नीयत से अगर आप गए थे तो आपको फोटो नहीं खिंचाना चाहिए था? आपने उस व्यक्ति का जो सेल्फ रिस्पेक्ट था ना, आपने चकनाचूर कर दिया। वो अपने मन से भूखे पेट नहीं जा रहा था, हालात उसको इस तरफ फोर्स किए थे, इसलिए वो माइग्रेट कर रहा था। और उसमें आपने खाने दिया और पानी का पैकेट दिया और चप्पल दिया और उसके साथ आपने तस्वीर खिंचाई, और अपने आप को बड़ा दिखाने में अपने इंसानियत को छोटा दिखाने की कोशिश कर दी। ये मुझे लगता है कि हम लोगों से चूक हुई है, जिन लोगों ने भी ये चीज़ें की है, बहुत बड़ी चूक हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम एम्पैथी के नाते गए थे, है ना, हमें वो भावना दिखलानी चाहिए थी, न कि अपना वो घिनौना चेहरा लाना था कि हम तो अपना जो सेल्फ स्टीम है वो बढ़ा रहे हैं दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर। उसके रिस्पेक्ट को तो हमने ध्यान ही नहीं दिया साहब। तो ये एक विकृत चेहरा है इंसानियत का। मुझे लगता है इसके प्रति भी समाज को सोचने की ज़रूरत है। आइसोलेशन पर बहुत चर्चा हुई, इसको भी रीडिफाइन करने की ज़रूरत है कि क्या हमको हर किसी को आइसोलेट करना है? क्या हर किसी को क्वारंटीन करना है केवल इसलिए क्योंकि आप एक कंटेनमेंट जोन में आते हैं, बिना इस बात को चेक किए कि आपकी वनरेबिलिटी है कि ये आइसोलेशन आपको डिप्रेशन में डाल सकता है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? इसकी भी होनी चाहिए मुझे लगता है। आप वायरस जरूर देखिए, लेकिन फिर एक ससेप्टिबिलिटी देखिए कि कौन लोग हैं जिनमें ये रिस्क ज़्यादा है कि आइसोलेशन की वजह से, भले वो कोरोना से मरे ना मरे, किसी और चीज़ से मर जा रहे हैं। कोरोना से संक्रमित हो ना हो, किसी मानसिक भय से वो संक्रमित हो जा रहे हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें। वर्क फ्रॉम होम का हम लोगों ने शुरू में जिक्र किया था।
क्या वर्क फ्रॉम होम एक सिस्टम का पार्ट बन सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो बहुत सारे पुरुष महिलाएं जो कि छुट्टियों की वजह से अपने परिवार को, अपने बूढ़े माँ बाप को या अपने बुजुर्गों को या अपने छोटे बच्चों को या बीमार अपने रिलेटिव्स को ध्यान नहीं दे पाते हैं, शायद वो दे पाएंगे वर्क फ्रॉम होम हो जाने से। तो क्या वर्क स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए? ये मुझे लगता है कि ये भी एक चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए। साइकोलॉजी वाले जो हैं वो फैमिली वर्क बैलेंस के बारे में चर्चा करते हैं, तो वह भी एक बहुत अच्छा एक विषय है। एक खास चीज़ जो मुझे लगता है कि मैं अब बंद करूंगा अपनी बात, उसके पहले मैं बोलना चाहता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस का एक दौर चला। मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं। मैंने ऑनलाइन क्लासेस का वो दौर देखा, और क्योंकि मैं भी शिक्षण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, तो ऑनलाइन क्लासेस के दोनों साइड देखने का मुझे मौका मिला। मुझे लगा कि बड़े स्तर पर जो बड़े क्लासेस में हैं, फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स हैं जिनको नौकरी में जाना है, बोर्ड गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस मेरे फिर भी समझ में आई बात। मुझे एक चीज़ बड़ी नागवार गुजरी कि एक तो हमारे यहाँ 5 साल से अब पढ़ाना शुरू कर देते हैं स्कूलों में। हम लोग पढ़े थे उस समय की बात मैं बता रहा हूँ। अभी के समय में अब 3 साल से एडमिशन लेना शुरू कर देते हैं कि भाई प्री प्राइमरी होगा। अभी एक स्कूल का एक रिपोर्ट आया, ईमेल पर शेयर हुआ, मेरे तक भी पहुंचा, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा। 2.5 साल के बच्चों को वो पढ़ाते नहीं है, मतलब वो डे केयर टाइप का स्कूल है। ऑनलाइन क्लासेस 2.5 साल के बच्चों के लिए चला रहे थे वो, और उन्होंने अपना एक प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया कि हमने ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या कराया 2.5 साल के बच्चों के साथ। मेरी बेटी है, क्लास 4 में पढ़ती है, और 4 घंटे जब उसके ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे, उसके बाद मैं उसके आंखों की स्थिति देखता हूँ, उसके थकान का स्तर देखता हूँ, और मुझे कई बार लगता है कि कभी तुलना कीजिए आप लोगों के बीच जो शिक्षाविद जो मुझे सुन रहे हैं। फिनलैंड ने कुछ साल पहले अपने यहाँ की पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल दी थी। फिनलैंड ने एक व्यवस्था इवॉल्व किया कि भाई 7 साल से पहले कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, और उनके बच्चे भी हाई स्कूल तभी पास करते हैं जिस उम्र में हमारे बच्चे करते हैं। साहब, फिनलैंड के बच्चे 7 साल से स्कूलिंग शुरू करते हैं, हमारे बच्चे 2.5 साल 3 साल से शुरू कर रहे हैं। दोनों एक ही उम्र में आकर अपना बोर्ड का एग्जाम देते हैं। और हम इस लॉकडाउन की प्रक्रिया में हम छोटे छोटे बच्चों को कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस कीजिए। तो क्या हम अप्रैल मई जून के महीने में ही जो चाह रहे हैं कि जुलाई आते आते 4-5 महीने में हम कालिदास बनाना शुरू कर देंगे अपने देश के बच्चों को? सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमारी एजुकेशन पॉलिसी को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है? क्या टीचिंग का यही एक प्रोसेस रह गया है जहां लॉकडाउन की प्रक्रिया में या अनलॉकडाउन की प्रक्रिया में बिना जाने कि दूसरे एंड पर बच्चे के साथ क्या है, उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, उसके पेरेंट्स की स्थिति क्या है, हम सारी चीज़ें करते जाएं? मैं फिर से इस चीज़ को सुसाइड से जोड़ना चाहता हूं। कुछ समय पहले एक भारत का सब सर्वाधिक बिकने वाला हिंदी दैनिक, ऐसा वो अपने प्रचार में बताते हैं, उन्होंने एक न्यूज़ छापा, और उन्होंने कहा कि क्लास 9th की एक गर्ल चाइल्ड ने, एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी उस स्थिति में नहीं थे कि उसको टैबलेट दिला पाएँ जिससे कि वो ऑनलाइन क्लासेस कर सके, और उसके ऊपर बड़ा प्रेशर था अपने स्कूल का कि उसे ऑनलाइन क्लासेस करना है। क्लास के सारे बच्चे कर रहे थे, उसके पास ये सुविधा नहीं थी। कितना डेटा यूज़ हो रहा है, उस डेटा पैक खरीदने में पेरेंट्स का कितना पैसा जा रहा है, पेरेंट्स की क्या सैलरी उतनी ही रहा कि जितनी मिल रही थी। इन तमाम चीज़ों को मुझे लगता है कि हम लोगों ने बड़े ही सेगमेंटेड वे में देखा है, छोटे छोटे टुकड़े में हमने समस्या को देखा है। बड़े स्तर पर जूम आउट कीजिए जो लोग पॉलिसी मेकिंग में बैठे हैं, और फिर आप इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके एक बड़ी सी तस्वीर बनाइए, और देखिए कि जो सामाजिक परिदृश्य में बदलाव आए हैं, जो कितना उन्होंने अपना एक मानसिक उन्होंने तनाव पैदा किया है, कितनी मानसिक विषमता की स्थिति उन्होंने पैदा की है। सामाजिक विषमता बढ़ी है, मानसिक उसकी वजह से तनाव बढ़े हैं, और तमाम समस्याएं उसकी वजह से बढ़ी हैं। इसमें बचा कौन है? बचा वो है जिसने कि अपने आप को बड़ा ही सुदृढ़ रखा है। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि एम्पैथी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं साइकोलॉजी वाले, कि आप दूसरों के प्रति आप दया का भाव रखते हैं अपने मन में,
आप उनके प्रति एक सेवा का भाव रखते हैं मन में, और ये वो भाव है जो दूसरी को भी सहायता पहुंचाता है, और ये वो भाव है जो आपको भी अपनी परिस्थितियों से उबरने का मौका देता है। तो मुझे लगता है कि इस कठिन परिस्थिति में मुझे इस बात पर अपनी इस व्याख्यान को समाप्त करना चाहिए कि एम्पैथी के साथ काम करें। आपको जो भी लगे, जिसकी आप जिस हद तक सहायता कर सके, हो सकता है आपके आपके अपने घर के अंदर तमाम ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आपकी सहायता की ज़रूरत है, पास पड़ोस में मिलेंगे। तो ये तमाम जो आइसोलेशन है, जो कन्फाइनमेंट है, जो इस तरह के रिस्क है मेंटल हेल्थ रिलेटेड, अगर आप फिजिकल हेल्थ से ग्रसित हैं, हाइपरटेंशन जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, जिनकी प्रोपेंसिटी ज़्यादा है, वनरेबिलिटी ज़्यादा है मेंटल हेल्थ के प्रति, तमाम लोग उससे फिर भी बच सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूँगा। जो समय मुझे दिया गया था वो समय मैंने पूरा कर लिया है, और महामना स्कूल ऑफ थॉट्स को मैं करबद्ध उनका जो है वो कृतज्ञता ज्ञापित करूँगा कि आपने एक मौका दिया। फेसबुक लाइव दरअसल मैं पहली बार सीखा कैसे करते हैं, कभी मैंने फेसबुक लाइव इस्तेमाल नहीं किया था। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों के साथ यहाँ पर जुड़ा और अपनी बातें मैं उनसे शेयर की मैंने। अगर आप लोगों में से कोई अगर सवाल पूछना चाहता है तो मुझे लगता है कि 10 मिनट का वक्त हम लोग रख सकते हैं, इसके लिए अपनी बात आप रख सकते हैं। आपका एक काउंटर व्यू भी हो सकता है, आपका एक दूसरा एक राय भी आपकी हो सकती है मुझसे बिल्कुल भिन्न, आप वो भी रख सकते हैं और फिर मैं उसका उत्तर देना पसंद करूँगा। मित्रों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सवाल मेरे सामने नहीं आए, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात अब यहाँ पर समाप्त करनी चाहिए। और आप सभी लोगों को मैं एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने वक्त निकाला, और आप लोगों ने इस मंच के माध्यम से, महामना स्कूल ऑफ थॉट्स के माध्यम से आप लोगों ने मेरी बात सुनी और मुझे अपनी बात कहने का एक मौका मिला। आपसे आखिरी बार जाने के पहले गुजारिश करूंगा कि अपना ध्यान रखिए, पूरा पूरा ध्यान रखिए, अपने आस पड़ोस के लोगों का भी ध्यान रखिए, और सबसे बड़ी बात वो ये कि एम्पैथी को न छोड़ें। पूरा पूरा ध्यान रखें कि आपके बीच जो वनरेबल ग्रुप हैं उसको आपकी ज़रूरत है। आप उनके प्रति आप निश्चित रूप से आप जो है आप पूरा पूरा ध्यान रखें उनका। और इन तमाम जो है सो गंभीर चर्चाएं जो होती हैं, उन तमाम गंभीर चर्चाओं के बीच में मैं मैं जस्ट आपसे बात करते करते मैं रुक गया, क्योंकि एक कोई मुझे मैसेज मिला, मुझे देखने दीजिए इससे जुड़ा कोई प्रश्न है क्या। एक प्रश्न है कि प्रवीण कुमार सिंह जी ने पूछा है कि इसमें हार्मोन्स का क्या रोल है, इस पर भी प्रकाश डालें, और महिलाओं और पुरुषों में हार्मोन्स विभिन्नता और असंतुलन का भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या। तो प्रवीण जी, इसका उत्तर हाँ में है। मुझे लगता है कि जो मुझे समय दिया गया था मैं उससे केवल 4 मिनट पीछे हूँ। तो इसका उत्तर मैं हाँ में देकर समाप्त करना चाहूँगा कि हार्मोन्स का निश्चित रूप से इससे एक संबंध है। पर एक आपको उसके साथ साथ एक चीज़ समझनी होगी कि अकेला जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल फंक्शन है हमारे शरीर का, वही फिजियोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम है वो हमारे सोशल कल्चरल फैक्टर्स से कैसे इंटरेक्ट करता है। मतलब कि हम केमिकली हम गाइड नहीं होते हैं, हम जिस तरह की जीवन जीते हैं वह भी केमिकली हमको रिकैलिब्रेट करता है, यह भी एक सच है। एक और मैं प्रश्न पढ़ना चाहूँगा कि अच्छा, डॉक्टर अरविंद शुक्ला जी ने हमें भेजा कि समय की चिंता न करें। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे कहा कि मैं चिंता न करूं, मैं और भी कोई प्रश्न अगर हो तो मैं देख लूं एक बार।
अच्छा, एक प्रश्न फिर प्रवीण कुमार सिंह जी का है कि किस उम्र में भेजना चाहिए बच्चों को स्कूल? प्रवीण जी, इसका कोई, क्योंकि भारतीय संदर्भ में इसका अध्ययन नहीं है कि किस उम्र में भेजना चाहिए, लेकिन मैं दो तीन चीज़ें आपसे शेयर कर सकता हूँ। आप कभी पढ़िए कि या कभी और कभी चर्चा हो, क्योंकि जो जितनी भी बातें मैंने लास्ट में कही, शुरू में कही थी और फिर लास्ट में उसको रिपीट की, अ, हर इस विषय पर एक पूरे 1-2 घंटे का व्याख्यान हो सकता है, और आप में से सारे लोग इस पर अपनी अपनी राय 1 घंटे से ज़्यादा तक रख सकते हैं, मैं श्योर हूँ इस बात के लिए। फिनलैंड की जो स्टडी है वो बताती है कि 7 साल से पहले कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों को स्कूल भेजने की, और तमाम चीज़ें जो हम लोगों ने अपने बच्चों को सिखा रखी हैं या सिखाने की कोशिश करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसको उस उम्र में सिखलाने की। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं अपने बेटे का एडमिशन कराने गया था, और उसके सिलेबस में था ये एंट्रेंस टेस्ट जब होता है छोटे बच्चों का एडमिशन के टाइम पे, सबसे पहली बार जब वो स्कूल जाता है, कि कर्सिव राइटिंग आनी चाहिए थी, और मैंने अपने बच्चे को जानबूझ करके कर्सिव राइटिंग नहीं सिखलाई। उसका एडमिशन टेस्ट हुआ और टीचर ने बाहर निकल के बोला कि बाकी सब में तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे कर्सिव राइटिंग नहीं आती है। और मैंने उनसे कहा कि मैडम, मैंने अपने बेटे को कर्सिव राइटिंग नहीं सिखलाया। उन्होंने बोला, क्यों, आपने सिलेबस नहीं देखा था? मैंने बोला, मैंने देखा था, लेकिन मुझे वो रिसर्च पता है जो बताती है कि छोटे बच्चों को कर्सिव राइटिंग नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उनके मसल्स जो हैं वो उतने डेवलप्ड नहीं होते हैं कि उनको कर्सिव राइटिंग आनी चाहिए। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, मैं ऐसी कम से कम 15-20 चीज़ें आपको बता सकता हूँ अभी, रिसर्च बेस्ड, जो बिल्कुल नहीं बच्चों को करानी चाहिए छोटी उम्र में, लेकिन हम सब कराते हैं, क्योंकि हमने कभी इस चीज़ को समझा ही नहीं, देखा ही नहीं कि बच्चे को आवश्यकता क्या है ना। हम अपने मन से जो परोसना चाहते थे, हमने वो सारी चीज़ें परोस दी बच्चों को, बिना ये समझे कि वाकई उन बच्चों को ज़रूरत है नहीं है। शांतनु जी, आपका एक प्रश्न है कि ऑनलाइन क्लास का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है। इसकी बहुत ज़्यादा स्टडी तो नहीं है, लेकिन मैं छोटे से जो इस कालखंड की जो छोटी छोटी स्टडी सर्वेज हैं, उनके आधार पर कह सकता हूँ कि अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, 2-3 वजहों से। पहला, कि जो फ्लोरोसेंट लाइट इमिट होता है ना, ब्लू लाइट बोलते हैं उसको, कैमरा है, मोबाइल फ़ोन है, जो हमारा लैपटॉप है, स्क्रीन है, वो एक ब्लू लाइट इमिट करता है। और हमारा जो आइरिस है ना, यहाँ पर, यहाँ का जो मसल है, ये मसल जो है ये बहुत ट्यून्ड नहीं होता है छोटे बच्चों में। हम लोगों में भी दिक्कत होती है, छोटे बच्चों में खासतौर से दिक्कत होती है जब फ्लोरोसेंट बैकग्राउंड में उनको फॉन्ट्स पढ़ना पड़ता है। आप देखिएगा, मैं दावा कर रहा हूँ, अगले 2 साल के बाद आप देखिएगा कि हिंदुस्तान में चश्मा पहनने वाले बच्चों की संख्या कम से कम 50-60% बढ़ जाएगा। क्या ज़रूरत है छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कराने की? आप बहुत सारी एक्टिविटी करा सकते हैं ना, आप पेरेंट्स को बता दीजिए आप ऐसी एक्टिविटी कराइए। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा जो है वो मीनिंगफुल चीज़ों में इंगेज हो? बिल्कुल चाहेंगे। तो क्या ज़रूरत है उनको कि आप रोमन न्यूमरल्स पढ़ाएंगे, मोबाइल फ़ोन पर ही पढ़ाएंगे और 1.5 घंटे तक पढ़ाएंगे? वो रोमन न्यूमरल्स जो इस लॉकडाउन में कहीं मेरे काम नहीं आएगा, और वो सारी चीज़ जो हमारे लॉकडाउन में मेरे और मेरे बाप बाप की काम आएगी, वो हम सिखलाएंगे ही नहीं, चर्चा ही नहीं करेंगे। मैं तो कई महीने से सुन रहा हूँ अपने दोनों बच्चों के, एक 10th में है, एक क्लास 4 में है, दोनों बच्चों का मैं सुन रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस बैठ करके, पूरे 3-3 घंटे में उनके साथ क्लास अटेंड कर रहा हूँ। और मुझे नहीं लगा कि कोई भी चीज़ ऐसी थी जिसको बाद में नहीं पढ़ाई जा सकती थी। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कई स्तर पर ध्यान देने की। जो पॉलिसी बनाते हैं उनको पॉलिसी मेकिंग पर रोकिए, चीज़ों को नहीं होने दीजिए। सामाजिक स्तर पर हमें ऐसा नहीं बनना है। जो लोग जिनका एक से है, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, मैं, अगर आप इजाज़त दें, पत्रकार लोग अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ, अखबार कितना सुरक्षित है कोरोना काल में, ये आप सब अखबार वालों ने छापा है, ऑनलाइन अखबार वालों ने भी छापा है। लेकिन आप हमें, मैं स्पेस देख रहा था पिछले 4 महीने से, इसका मैं एक डेटा अपने बना के रखा हूँ कुछ अखबारों का, सबका तो नहीं, कितना स्पेस अपने आपने इस बात को दिया अखबार में कि अखबार, आपका अखबार पूरी तरह से सुरक्षित है, आप इसका सब्सक्रिप्शन न रोके ताकि आपका बिजनेस चले। और कितना आपने छोटा सा स्पेस दिया किसी काउंसलर का एक स्टेटमेंट कि नहीं, योगा करने से मेंटल हेल्थ बढ़ता है, योग कीजिए, म्यूजिक सुनिए। साहब, आपने एक मीनिंगफुल डिबेट को आपने स्पेस नहीं दिया है।
और मुझे लगता है कि आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी, आपको ये करना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने अखबार के सब्सक्रिप्शन को बढ़ावा ना दें, बिल्कुल दें। अगर वो नहीं बढ़ेगा तो समाज में फिर ये रोल कैसे अदा होगा। जो बड़े बड़े रिसर्च पेपर हैं साहब, जो लोग उनको पढ़ते हैं उनको आप आर्टिकल लिखवाइए ना, उनसे उनसे बोलिए कि जो उन्होंने 10 आर्टिकल पढ़े हैं, जो रिसर्च हार्ड कोर रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड जो चीज़ें हैं वो लिखें, रिसर्च की भाषा में नहीं, क्योंकि वो क्लिष्ट लैंग्वेज है, आम लोग समझेंगे नहीं। सरल सपाट भाषा में जिस पर आम जनता समझ सके, उस भाषा में लिखिए, अखबारों में, पत्रिकाओं में आप छापिए, अंग्रेजी में, हिंदी में, तमाम रीजनल लैंग्वेजेस में छापिए, छोटे बड़े सारे अखबार में अलग अलग लोग लिखें, अलग अलग चीज़ें हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे, आदमी को पता तो चले कि क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है उसको करने की। मुझे लगता है कि मैं अपना समय जो है वो 3 मिनट मैंने समय ज़्यादा ले लिया है, तो मुझे अब यहाँ समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। एक बार फिर से मैं महामना स्कूल ऑफ थॉट्स को कोटिशः नमन करना चाहूँगा, और इस मंच के माध्यम से मैं उस महामना को भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिनके आंगन में मैंने ग्रेजुएशन से लेकर आगे की पढ़ाई पूरी की। जो कह लीजिए कि जो एक बीज का अंकुरित होना, एक अंकुरित बीज का प्रस्फुटन और फिर एक पौधा बनना या वृक्ष बनना, आप जो कहें उसको, उसका मौका मुझे उस महामना के आंगन में मिला। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ उस विश्वविद्यालय के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, उन तमाम रिसर्च स्कॉलर्स के प्रति जिनके रिसर्च के आधार पर आज हम लोग ये चर्चाएं करते हैं, अपने मित्रों के प्रति, हर विधा से जुड़े हुए मित्रों के प्रति, और ख़ास तौर से महामना स्कूल ऑफ थॉट्स के आयोजकों के प्रति, और विशेष रूप से संदीप जी के प्रति, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः नमन।